टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन सबको पता है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो हमने फिजिकल के चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट किया था। अभी हमने इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट नहीं करी है। अभी हमने जो लास्ट बुक 1 में से हमने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स ख़त्म किए हैं और वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो हमने वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी बुक 2 से है। आपकी बुक 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम आगे अल्कोहल कंटिन्यू करेंगे एंड अल्कोहल के बाद फिर हम वापस से अपना इनऑर्गेनिक पोर्शन पे जाएंगे। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो स्टार्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, एंड तक देखना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको वीडियोस के लिंक जो है वो मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो पहले मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है क्योंकि मुझे आज आपको ये बताना है कि एक्चुअल में ये जो आप पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअल में है क्या। जो आपका ये वर्ड है हेलो एल्केन, एज यू कैन सी कि ये लिखा हुआ है हेलो एल्केन। तो ये जो हेलो एल्केन है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक हेलो और एक एल्केन। कितने वर्ड से मिलकर बना है? एक हेलो और एक एल्केन। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको इन दोनों वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, तब हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन पढ़ेंगे। मतलब पहले इस वर्ड के बारे में अलग पता हो, इस वर्ड के बारे में अलग पता हो, तब इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनेगा या एक फॉर्मूला बनेगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेलो के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम एल्केन के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबको पता है कि सबने हैलोजन्स पढ़े हैं, ग्रुप 17 हैलोजन सबने देखे हैं। फिर कल बाहर आई है ना, सबने पढ़ा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबने पढ़ा है। तो इनमें हम सब ने ये भी पढ़ा था कि ये सब क्या है? हैलोजन्स हैं। ये सब हैलोजन्स हैं किस फॉर्म में? जब ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। जब ये गैस फॉर्म में होते हैं, अणु के फॉर्म में होती हैं, तभी क्या होती हैं? ये होती हैं तब हैलोजन। तब आप इन्हें क्या कहते हैं? हैलोजन। व्हाट इफ अगर ये सिंगल फॉर्म में होती हैं, मतलब कि यहाँ इनकी एक एक वैलेंसी इफ अगर खाली होती है, ब्लैंक होती है, तब हम इन्हें क्या कहते हैं? तभी क्या आप इन्हें यही कहते हैं? नहीं, तब आप इन्हें ये नहीं कहते हैं। तब हम इन्हें कहते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। तब आप इन्हें ये कहते हैं। और व्हाट इफ अगर इनके ऊपर चार्ज होता है, तो तब भी क्या आप इन्हें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं कहते हैं? नहीं, तब आप इन्हें क्लोरीन, फ्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं कहते हैं। तब आप इन्हें कहते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। तब आप उसे क्या कहते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड एंड आयोडाइड। तब आप इन्हें ये कहते हैं और तब इनका नाम हो जाता है, इस केस पर इनका नाम हो जाता है हैलाइड। क्या हो जाता है? हैलाइड। अगर आप ये वाला केस पढ़ते हैं Cl2 Br2, तो इनका नाम है हैलोजन। क्या नाम है? हैलोजन। और अगर आप ये पढ़ते हैं जहाँ पर इनकी एक एक वैलेंसी जो है वो खाली है, तब आप इन्हें बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। ये हैं आपकी हैलोजन्स, ये हैं हेलो और ये हैं आपकी हैलाइड। क्या है? हैलाइड। तो आपको क्या पढ़ने हैं? हेलो, मतलब कि आपको पढ़ने हैं ये, आपको पढ़ना है ये। तो आज हम इन्हें पढ़ने वाले हैं, या इन्हीं को हम हैलाइड्स बोलते हैं, इन्हीं को हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एल्केन। अब हम ये पढ़ते हैं कि एल्केन क्या होता है। सबको पता है कि वो कार्बन जिसकी बॉन्ड सिंगल होते हैं, मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, या वो कार्बन जो कि सिंगली बॉन्डेड होता है, उसको हम एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो एल्केन क्या होता है? वो कार्बन जो कि चारों तरफ से चारों अपने सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन नहीं करता, वो सारे सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, उसे हम एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और इस एल्केन का जो एक जनरल तरीका है, जिसको इसको प्रेजेंट करने का जो एक तरीका है या इसका सूत्र जो है वो ये है कि हम इसे RH से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? RH से प्रदर्शित करते हैं। और वहाँ जो आपका हैलाइड है उसको, या हेलो जो है उसको हम X से प्रदर्शित करते हैं। किससे? X से। ये इसकी वैलेंसी है जो कि इनकम्प्लीट है और ये इसका X, इसका एक सिंबल है, जर्नल सिंबल, हम इसे X से प्रदर्शित करते हैं। और यहीं हमने एल्केन को RH से प्रदर्शित किया था।
और अगर हम इस H को हटा देते हैं, सिर्फ R ही R रखते हैं, अगर हमने ये H हटा दिया और सिर्फ R ही R रखा तो हम इस R को एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल। अगर RH है तो क्या है? एल्केन। क्या है? एल्केन। ठीक है। और अगर सिर्फ R है तो उसको हम बोलते हैं एल्किल या एल्काइल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं एल्किल। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब करना क्या है, अब आपको एल्किल को और आपको हेलाइड को मिला देना है। ये एल्किल और ये हेलाइड, हमने इन दोनों को मिला दिया। अब इन दोनों को मिलाकर जो बना वो क्या कहलाता है? एल्किल हेलाइड। क्या कहलाता है? एल्किल हेलाइड। अब आप सोचेंगे कि हम तो हेलो एल्केन पढ़ रहे थे और मैडम आ गई एल्किल हेलाइड पर, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हेलो एल्केन और एल्किल हेलाइड दोनों एक ही हैं। मतलब एल्किल हेलाइड का ही दूसरा नाम है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम एल्किल हेलाइड है और एल्किल हेलाइड का ही दूसरा नाम हेलो एल्केन है। तो फॉर्मूला क्या बनकर आया? फॉर्मूला बनकर आया RX। इसका मतलब जब भी RX लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये है हेलो एल्केन या फिर एल्किल हेलाइड। X की जगह पर Cl हो सकता है, F हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, और R की जगह पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, CCH7 हो सकता है, एक्सेट्रा। जो भी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो हो सकते हैं। तो ये है आपका हेलो एल्केन, इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन या फिर एल्किल हेलाइड्स। तो अब हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम है एल्किल हेलाइड। क्या नाम है? एल्किल हेलाइड। तो होते क्या है ये? एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न को हम एल्किल हेलाइड कहते हैं। किसके? एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न को। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एल्केन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब हम इसका हेलोजन व्युत्पन्न क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम हाइड्रोजन हटा देंगे और उसकी जगह पर हम एक हेलोजन जोड़ देंगे या हेलाइड जोड़ देंगे, तो बन जाएगा आपका RX। तो ये हो गया आपका एल्केन का हेलोजन व्युत्पन्न। क्या हो गया? हेलोजन व्युत्पन्न। तो एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न को हम एल्किल हेलाइड कहते हैं। ये एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं। जब आप एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं और हेलोजन परमाणु को जोड़ देते हैं तब बनता है एल्किल हेलाइड या फिर हेलो एल्केन, जहाँ पर X जो है वो Cl Br या फिर I है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर CH3Cl लिखा हुआ है। ये रहा आपका CH3Cl, इसको हम मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। ये इतना तो होता है, CH3 क्या होता है? मिथाइल, और Cl क्या होता है? क्लोराइड। तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। ये लिखा हुआ है आपका C2H5Br, तो C2H5 होता है इथाइल और ये होता है ब्रोमाइड, तो ये लिखा है आपका इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन। पर अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा और पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमें कि हेलो एल्केन का या फिर एल्किल हेलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो होता क्या है कि एल्किल हेलाइड में जो ये आपका CX बंध का निर्माण, CX मतलब एल्किल हेलाइड के अंदर आपको पता है कार्बन और हेलोजन में बॉन्ड बन रहा है। ऊपर भी देखा भी आपने कि यहाँ पर भी आपको कार्बन और हेलोजन में बॉन्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कार्बन और हेलोजन में बॉन्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को हम CX बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CX बंध बोलते हैं इसी को हम। ठीक है, तो RX में या फिर एल्किल हेलाइड में CX बंध का निर्माण जो होता है वो कार्बन के sp3 संकरण से होता है। अच्छा, अब संकरण क्या होता है ये आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि संकरण क्या होता है या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो संकरण 3 तरीके का होता है, sp3, sp2। मैं यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ थोड़ा सा। sp3, sp2 और sp, 3 तरीके के संकरण होते हैं। जब सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं तब वो sp3
कार्बन जो है वो चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड होता है। जब कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है तब वो sp2 प्रदर्शित करता है, और जब वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है तब वो sp प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है। तो सिंगल बॉन्डेड होने की वजह से जो इसमें कार्बन होता है और बंध, ये इसका जो बंध है X वाला, वो यहाँ पर स्पेशली कार्बन जो होता है वो हैलोजन के साथ जो होता है वो सिंगल बॉन्डेड होता है, चाहे वो किसी और के साथ डबल बॉन्डेड रहे या नहीं रहे, पर वो हैलोजन के साथ या फिर हैलाइड के साथ सिंगल बॉन्ड प्रदर्शित करेगा हमेशा। आप हमेशा देखेंगे कि एल्किल हैलाइड में जो कार्बन और हैलोजन का बंद होगा, कार्बन और हैलोजन का जो बंद होगा या हैलाइड का जो बंद होगा, वो हमेशा सिंगल बॉन्डेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हैलोजन के पास सिर्फ एक ही वैलेंसी खाली होती है, तो इसलिए वो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए जो ये CX बंद होगा वो हमेशा sp3 संकरित ही होगा, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता है तब वो sp संकरण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसने इसलिए लिखा है कि RX में या फिर एल्किल हैलाइड में जो CX बंध का निर्माण होता है वो कार्बन के sp3 संकरण व हैलोजन के एक अपूर्ण कक्षक के अतिव्यापन द्वारा होता है, क्योंकि हैलोजन में एक ही कक्षक बचता है जो कि अपूर्ण होता है, तो उसी का अतिव्यापन होता है और उसके कारण यहाँ पर sp3 संकरण हो जाता है। क्योंकि कार्बन की तुलना में हैलोजन परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय होता है। आपको पता है कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो सबने पढ़ा है कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो ऋण विद्युतता जो होती है या विद्युत ऋणात्मकता का जो गुण होता है वो बढ़ता जाता है। और यहाँ पर 17 में आपकी आती हैं FCl Bri, और इनकी ऋण विद्युतता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन यहाँ पर है, कार्बन 6 है और फ्लोरीन 9 है, तो इसका मतलब ये कि इनकी ऋण विद्युतता जो है वो कार्बन की तुलना में ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा ऋण विद्युतता है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगी भी ज़्यादा। अब कार्बन और Cl है तो फिर Cl की ऋण विद्युतता ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगी, क्योंकि ऋण विद्युतता क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को ही तो हम ऋण विद्युतता बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करने की वजह से C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। मतलब CX बंध के अंदर हम देखेंगे कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा और X जो है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। ठीक है, ओके। तो इसने बोला कि चूंकि कार्बन की तुलना में हैलोजन परमाणु की अधिक ऋण विद्युतीय होती हैं, अतः CX बंध जो होता है वो ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय क्यों होता है? क्योंकि भाई कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है और X जो है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए ध्रुवीय हो गया। अब अगर हम अतिव्यापन करके देखें कार्बन और Cl का, इसमें मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर समझाया गया है, ध्यान से देखिएगा। सीधा मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम देखें तो कार्बन की अगर एक सामान्य अवस्था चेक करी जाए तो आपको पता है कि ये 1s2 2s2 2px1 और 2py1 और 2pz0 सामान्य अवस्था में प्रदर्शित करता है। और अगर हम उत्तेजित अवस्था देखते हैं तो यहाँ से मतलब लास्ट वाले कक्षक से पहले वाले कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट वाले कक्षक में चला जाता है, और यहाँ पे 2s1 हो जाता है और यहाँ पे 2pz1 हो जाता है, अगर हम उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं तो। उसके बाद अब अगर हम Cl के बारे में बात करें तो इसका 17 होता है, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद 3px2 3py2 और 3pz1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक अपूर्ण कक्षक भी है, यहाँ पर एक अपूर्ण कक्षक है, तो इसको अतिव्यापन करना पड़ेगा और अतिव्यापन करके इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वही करने की कोशिश करता है। ओके, तो इस तरीके से ये बॉन्डेड होता है। अभी कैसे बॉन्डेड होता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखते हैं इसको यहाँ पे। तो अब कार्बन जो है, कार्बन के पास आपको पता है कितने कक्षक हैं? 4 कक्षक। लास्ट वाली में आपने अभी देखा था, इसमें आपने यहाँ चेक किया कितने हैं? 4 हैं जो कि संकरण में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सबको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 हैं, 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो 4 कक्षक है जो कि संकरण में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 4 कक्षक जो हैं कार्बन के वो संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं। 1 2, मैं छोटा वाला लोब नहीं बना रही हूँ, छोटा वाला लोब हम अवॉइड भी कर सकते हैं। ये हो गया 3 और ये हो गया इसका 4। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन के पास भी हैं, तो क्लोरीन के भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये हो गया क्लोरीन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन सेट हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके बीच में और इसके बीच में एक
कक्षक का अतिव्यापन हो जाएगा और यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा, तो दैट्स वाई कार्बन के बीच में और क्लोरीन के बीच में तो संकरण होता है वो sp3 होता है। कौन सा होता है? sp3, सॉरी, कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है। ये सबको यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए बनाकर दिखाया है प्रॉपर। ये कार्बन है और ये कार्बन के 4 सबको कक्षक दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ इसको हाइड्रोजन से बॉन्ड किया गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन का कक्षक जो है उसने अतिव्यापन किया है और यहाँ पर सबको sp दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर sp3 संकरण हो रहा है। ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक है, यहाँ पर sp3 है, यहाँ भी sp3 और यहाँ भी sp3। इसके बाद यहाँ पर 2sp3 इसलिए है क्योंकि ये कार्बन का sp3 और क्लोरीन का sp3। इसके बाद ये कार्बन के, ये क्लोरीन के जो 2 कक्षक थे, एक py और एक pz जो था वो लोन पेयर के साथ थे। ये सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो 3px है और 3py है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और p में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसलिए ये यहाँ सबको दिखाई दे रहे हैं कि ये इसका py है और ये इसका pz है और इनमें ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसका px कक्षक है जो कि आपका क्या कर रहा है? इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। किसमें? sp3 संकरण में। सबको पता है कि Z जो है वो सिंगल में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिंगल बॉन्ड बनाने में वो X ही करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो अतिव्यापन के रूप में या संकरित अवस्था के रूप में कंप्लीट होता है। और ये इसका एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है या बॉन्डेड स्ट्रक्चर है इसका, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। फिर ये इसका अगर हम देखें तो ये एक और हाइड्रोजन के साथ, और फिर अगर हम ये इसके आगे की तरफ देखेंगे, अगर आपने किसी चीज़ को इस तरीके से देखा है तो सबको पता है कि बीच में से कोई चीज़ आगे की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है और पीछे की तरफ कम दिखाई देती है, तो ये वही लाइंस दिखाई जाती हैं जिनको वेज लाइंस बोलते हैं। और जब sp3 संकरण होता है तो सबको पता है कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट का होता है या 28 मिनट का होता है, तो यहाँ पर वही है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ मेथिल क्लोराइड आपने पढ़ा है। तो अगर सीधा सीधा मेथिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आता है तो भी आप इसको बना के आ सकते हैं, और अगर एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर आता है तो भी आपको यही बना कर आना है। तो इससे आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर मेथिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आता है तो भी यही बनाना है, तो भाई बनाना यही है, और अगर एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर आता है बनाने के लिए तो भी आपको यही बना कर आना है। तो ये आज का आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप सबको समझ आया होगा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी वाइज हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम में इसमें से चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें से जो कि आ जाते हैं। और यहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही सबको पता है कि रिएक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं पूरा प्रॉपर रिएक्शंस करवाऊंगी, नेमिंग रिएक्शंस अलग बताऊंगी, और ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। उसके अलावा जो भी आपकी रिएक्शंस रहते हैं वो सारी रिएक्शंस करवाऊंगी। तो अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिससे सबको डर लगता है, काफ़ी टफ होती है एक्चुअली। केमिस्ट्री पोर्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा टफ पड़ता है सबको। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से और ईजी से ईजी तरीके से कर सकें। तो सब लोग ध्यान से पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ आज आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। आगे की वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन हिट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको प्रॉपर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके।